अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अभी मैं मौजूद हूँ डस्का के करीब 5 गांव में। यहाँ पे ये एक खूबसूरत फार्म बना हुआ है जो कि एक इंजीनियर साहब हैं जो इसके ऑनर हैं, उन्होंने अपने अंदाज में ये बनाया है। कितना खर्चा आ गया इस फार्म को बनाने पे, गाय कहाँ से इंपोर्ट की गई, कितने में इंपोर्ट की गई, इनकी डेली रूटीन क्या है, इनकी एहतियाती तदाबीर क्या है, कितना दूध हासिल होता है और कितनी आमदन हो जाती है, कितने मजदूर इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, ये सारी मालूमात लेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले करेंगे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अभी इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नवीद कुमार। अच्छा नवीद साहब, थोड़ी सी लोकेशन बताइएगा अपने फार्म की। ये ज़िला सियालकोट है, तहसील भी सियालकोट में जी। बडियाना से तकरीबन 4 किलोमीटर साउथ पे ये हमारा फार्म है जिसका नाम नज़ीर गुमन लाइफ स्टॉक डेयरी फार्म। अच्छा बताइएगा, ये फार्मिंग आप कितने अरसे से कर रहे हैं? ये फार्म हमने 2016 में कंस्ट्रक्ट किया और 2017 के स्टार्ट से हमारे पास एनिमल है यहाँ पे। कैसा रहा तजर्बा अभी तक? ठीक रहा है, अकॉर्डिंग टू फिजिबिलिटी है। अच्छा, अगर आपका जहन पहले से क्लियर हो कि किस तरीके से ट्रैजेक्टरी होनी है तो फिर तो आप से रहेंगे। अगर आप सोचे समझे बगैर कुछ शुरू कर दें फिर आपको इसके ज़रूर मसला पैदा हो। इस तरह का डेयरी फार्म बनाने का ख्याल कहाँ से आया? अच्छा, ये बड़ा अजीब सा सवाल है। वैसे ऑन रियलिटी ये है कि मैं 2014 में ना मेरे छोटे भाई ऑस्ट्रेलिया में होते तो उनसे मिलने गए थे, तो वहाँ से हमें कुछ थोड़ा सा अच्छा, हॉलस्टीन फ्रीजियन ही क्यों, इसी ब्रीड का इंतखाब क्यों किया? अच्छा, वो हॉलस्टीन फ्रीजन का सिलेक्ट करने का मेन मकसद ये था कि ये जिसे देखें कि आप अगर चेक करें कि सऊदीया को, चाइना को, जिन्होंने पिछले 20 साल में अपना डेयरी इंडस्ट्री डेवलप में की है, उन वहाँ पे सिर्फ हॉलस्टीन फ्रीजन ही आप उन्होंने इम्पोर्ट किया क्योंकि ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है, इसका दूध की एवरेज सबसे अच्छी है और कास्ट टू जितनी आप उसको कास्ट वर्ड मिल्क प्रोडक्शन इसकी सबसे बेस्ट है। अच्छा, हम इनको ऑस्ट्रेलियन समझते हैं, आपने बताया हॉलस्टीन फ्रीजन। ऑस्ट्रेलियन और हॉलस्टीन में क्या फ़र्क है? ऑस्ट्रेलियन कोई चीज़ नस्ल नहीं होती। अच्छा। बेसिकली ये हॉलस्टीन फ्रीजन ये आज से ना 600 साल पहले हॉलैंड में एक नस्ल तैयार हुई थी हॉलस्टीन और फ्रीजन के क्रॉस के साथ, और ये पूरी दुनिया में फिर वहाँ से ही गई है। तो बाकी ये ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट हुई है, बाकी कुछ लोग हॉलैंड से भी कर रहे हैं, अमेरिका से भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पुरानी पाकिस्तान में इसलिए है कि पिछले 20-30 साल से लोग ऑस्ट्रेलिया से मंगा रहे हैं, इसलिए लोग इसको ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। ज़बरदस्त बात करके आपने हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इससे पहले हम थोड़ा सा तजब्जुब का शिकार थे। अच्छा बताइएगा, हॉलस्टीन फ्रीजन गाय के लिए तकरीबन कितना टेम्परेचर दरकार होता है? अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि इनके लिए बेहतरीन टेम्परेचर जो है ना वो 5 डिग्री से लेके और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक है, लेकिन ये हमारे इलाके से बहुत ज़्यादा डिफर करता है। ये जो बेस्ट टेम्परेचर होता है, बाकी ये है कि ये 32 प्लस हो जाए तो ये हीट स्ट्रेस में चले जाते हैं। उसके लिए हमें काफ़ी महंगे शेड बनाने पड़ते हैं, आपने काफ़ी देखे होंगे। तो ये शेड्स और ये और उसको शावर, पंखे, ये सिर्फ इसीलिए हैं कि ताकि उसको टेम्परेचर को बाकी मेंटेन कर सकें। आमतौर पर हॉलस्टीन फ्रीजियन की दूध की पैदावारी सलाहियत औसतन कितनी है? हॉलस्टीन फ्रीजन की दूध की पैदावार सलाहियत जो है ना वो उसके पार्चुरेशन पे डिपेंड करती है जी। फर्स्ट पार्चुरेशन पे ये जिसे कहते हैं ना कि ये तकरीबन 80% तक अपनी ग्रोथ तक पहुंचती है। तो हम ऑस्ट्रेलियन जो हॉलस्टीन फ्रीजन है उसकी एवरेज हम 22 से 26 लीटर ले रहे हैं। सेकंड पार्चुरेशन पे हम ये 28 से 32 ले रहे हैं और थर्ड पार्चुरेशन पे हमारे पास 35-36 तक जा रही है। अच्छा सर बताइएगा कि इसको कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है और कैसे किया जाता है? अच्छा, इसके इंपोर्ट बेसिकली कंपनी बनी हुई है जी, जो तकरीबन हर जगह ही है। लाहौर में बहुत ज़्यादा है और लोग वहाँ से आप उनको बुकिंग करानी पड़ती है और वहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये एक बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, ये पहले भी मुझसे पूछा गया, फ़ोन पे भी लोग पूछते हैं, यहाँ पे आप पूछते हैं। इसके लिए मैं आप सब लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप जाके 3-4 कंपनियों से मिलें जी, फिर उनकी हिस्ट्री लें, क्योंकि लोगों के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें धोखे हुए हैं। लोगों ने बुकिंग करवाई, उनके जानवर नहीं आए, उनके पैसे फंसे रहे। तो आप लिए मेहरबानी करके किसी अच्छी कंपनी से मंगवाइए, चाहे वो थोड़ी सी महंगी क्यों ना।
जी सर, ज़रूर कोशिश करें कि हम किसी ऐसी कंपनी से भी रब्ता करें। आप भी रब्ता करवा देंगे, हमें उम्मीद है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने इसी तरह का शेड क्यों बनाया जबकि और शेड बहुत सारे चल रहे हैं? अच्छा, इसी तरह का ये देखें, बेसिकली मैं मैकेनिकल इंजीनियर, हमने अपने इलाके के हिसाब से इसको मौसम के हिसाब से कि इसको कैलकुलेट किया कि जो बेस्ट पॉसिबल जो इसको वेदर कंट्रोल कर सकता है, तो उसके लिए ये शेड बनाया गया। देखिए, बात सुने कि हमने इसके लिए पूरे साल का जो मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं ये कि इस तरह क्यों बनाया गया। हमने इसकी अपने इलाके की लोकेशन कोऑर्डिनेट के हिसाब से, जो जैसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ये तूज़ अर्ज़ बल्द के हिसाब से इसको लोकेट किया, सन की मूवमेंट को लोकेट किया, यहाँ पे हवा का देखा, फिर गर्मियों के मौसम, स्पेशली गर्मियों, बेसिकली तो गर्मी ही होती है, गर्मियों में हमारे इलाके का वेदर, एवरेज टेम्परेचर, उसके हिसाब से ये डिज़ाइन किया गया। ये बेस्ट पॉसिबल डिज़ाइन था। ये बताइएगा कि ये किस से तामीर करवाया जा सकता है? बेसिकली यहाँ तमीर करने वाले यहाँ पे तो ये नहीं है कि आपको बहुत हाई टेक इंजीनियर मिलेंगे, हैं तो वो कारीगर, अगर आप उनको डिज़ाइन देंगे तो वो बना देंगे आपको। सही। ये बताइएगा कि अगर इसी तरह का शेड कोई 50 जानवरों के लिए बनवाना चाहता है तो तकरीबन कितनी लागत आ जाएगी? देखिए, ये बेसिकली इसकी लागत पर स्क्वायर फीट पे होती है। आप जानवर के हिसाब से देख लें। अगर मैं कहता हूँ कि हर जानवर को जितनी उसकी स्पेस चाहिए, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि हर जानवर को कितनी स्पेस चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का बनाना है, तो उस हिसाब से ये बनेगा। मैं आपको एग्जैक्ट अगर प्राइस इस वक्त देना मुश्किल है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह जो जिसकी वजह से मैं आपको ये प्राइस नहीं दे सकता वो डॉलर प्राइस है, क्योंकि स्टील प्राइस डॉलर के साथ फ्लक्चुएट होती है। सही। ये बताइएगा कि एक जानवर के लिए कितनी जगह शेड की रिक्वायर्ड होती है? हाँ, एवरेज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि एक शेड के अंदर एक जानवर को 100 स्क्वायर फीट चाहिए। 100 स्क्वायर फीट मिनिमम। वैसे 120 बेस्ट है, लेकिन मिनिमम 100 स्क्वायर फीट का शेड में जगह उसके लिए चाहिए। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो इनको पालने की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ से ली जा सकती है? अच्छा, पहले ये बताएं, ये 2007 में जब लोगों को ने शुरू किया तो उस वक्त तो ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं थी। अब आप जिसे कह सकते हैं कि स्पेसिफिक तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट कोई नहीं है जो ट्रेनिंग कर रहा है, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे लोग स्किल्ड हैं जो लोगों फार्म पे काम कर रहे हैं। आप उनसे जिसे कहते हैं गाइडेंस ले सकते हैं। ये बताइएगा कि एक जानवर एक दिन में कितना चारा खा लेता है तकरीबन? ये बड़ी अहम है, ये इसका सादा आंसर नहीं है, ये बॉडी वेट पे होता है। हर जानवर के बॉडी वेट पे होता है कि उसका जो बॉडी वेट है ना उसके हिसाब से उसको पड़ता है। लेकिन हमारे पास जो फुली ग्रोन जो जानवर है जिसका वज़न 500 kg प्लस है, और तो वो जिसे कहते हैं हमें उसे 30 से 35 kg सालिश तक उसे चला जाता है। सर, जैसा कि सुना है कि 1 एकड़ में तकरीबन 4 गाय पाल सकते हैं जो नॉर्मली इस इलाके की हैं, तो ये जो गाय है ये 1 एकड़ में 1 साल का चारा कितनी गाय के लिए काफ़ी होगा? ये उगाने वाले पे कमाल है कि वो उससे कितनी बार वो चारा ले लेता। अगर वो साल में 2 बार लेता है तो फिर तो उसे जिसे कहते हैं वो, अगर वो 3 बार लेता है तो फिर वो और अच्छा किस्म की मकई लगाता है और वो ज़मीन पे अच्छी मेहनत करता है, तो उससे वो भी 1 एकड़ के साथ तकरीबन 3 गाय पाल सकता है, लेकिन अच्छे तरीके से ये वाली। अच्छा सर, बताइएगा कि ये बायो सिक्योरिटी क्या है? लोग आमतौर पर विजिट करना चाहते हैं लेकिन अक्सर फार्म में अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी। अच्छा, ये बेसिकली बायो सिक्योरिटी बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि यहाँ ये जानवर इम्पोर्टेड जानवर है, इनकी ग्रोथ कहीं हो रही है, इनकी इम्यून सिस्टम अपने हिसाब से डेवलप हुआ है। हमारे इलाके की बीमारी और हमारे इलाके के मसाइल अपने हैं, और हमारे बेसिकली जो डेरे हैं वहाँ पे सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता, तो इस लिहाज से हम लोगों को बाहर आने से रोकते हैं। तो बायो सिक्योरिटी के लिए हम ये करते हैं कि जो इनसाइड पे डिप बनाई जाती है ताकि कोई भी गाड़ी या कोई भी व्हीकल उससे गुजर के आए। और बचाने की मेन वजह यहाँ जो है वो FMD और दूसरी बीमारियाँ हैं। मैं आपको बताऊँ कि हमारे महीना डेढ़ पहले हमारे गांव में ना कुछ लोग कुर्बानी के बछड़े ख़रीद के लाते हैं जी, तो वो मुल्तान से लेके आए, तो उन्होंने उसकी वैक्सीन नहीं की, तो उसमें FMD आई और हमारे गांव में तकरीबन सबको ही फैल गई। लेकिन हमारे वैक्सीनेशन और बायो सिक्योरिटी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फार्म इससे सेफ रहा। अच्छा सर, कहा जाता है कि जानवर इलाके की मुनासिबत से रखने चाहिए। सियालकोट में भैंसों का दौरा है, आपने हॉलस्टीन गाय रख ली, कहाँ दूध कैसे सेल करते हैं? अच्छा, दूध का हमारी पहली बात ये आप बिल्कुल बजा कर रहे हैं कि लगा, लेकिन मैं जो हमारी इस वक्त इकनॉमिक कंडीशन है और हमारी जो दूध की प्रोडक्शन है, वैसे मेरे हिसाब से तो वैसे भी अनफिजिबल है।
ये आपको हमारे जितना भैंसों का जो चारा है, जितना वो खाती हैं और जितना वो डिलीवर करती हैं, वो फिजिबल ही नहीं रहता। अच्छा। तो यानी कि तो इसलिए हम हॉल्स्टीन फ्रीजन की तरफ गए ताकि हमारे दूध की रिक्वायरमेंट। बाकी सेल की बात है तो हमारा सेल के 2-3 डिफरेंट डायमेंशंस है। हमारा दूध लोकल वाला भी लेके जाता है, अच्छा, नेस्ले को जाता है सबसे ज़्यादा। और अब हमने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, वो मैं उसके बारे में ज़रूर आपको गाइड करूँगा क्योंकि वो बेसिकली हम पैकिंग करके लाहौर और अब सर इसका दूध कहीं पतला और रंगदार तो नहीं होता? हाँ, ये सबसे अहम चीज़ है, ये सबसे बड़ी लोगों के जहन में क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ा बात कि ये हॉल्स्टीन फ्रीजन का दूध सफ़ेद होता है, ज़बरदस्त। ये पूरी दुनिया में यही दूध इस्तेमाल होता है। हमारे जो दोस्त हाजी उम्रा करने गए हैं वो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे अलमराई और उसके कंपनियों के वो दूध इस्तेमाल किया जाता है, वो वाइट ही है। यूरोप में भी यही हम इस्तेमाल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी है। ये दूध बिल्कुल सफ़ेद होता है। बाकी पतले की बात, पतले की डेफिनेशन बड़ी अहम है लोगों का। इसका फ़ैट कंटेंट डेफिनेटली भैंस से कम होता है, लेकिन इसका प्रोटीन लेवल और कैल्शियम ये उससे बेहतर होता है। ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन। अच्छा सर, इनकी बीमारियां आम जानवरों की तरह होती हैं, इनका वैक्सीनेशन शेड्यूल वही होता है या कोई डिफरेंट चीज़ें होती हैं इनके लिए? जनरल तो सेम ही होता है, लेकिन हम ये है कि हम इसको रेगुलरली करते हैं। FMD, HS और भी सीजनल बच्चों के लिए छोटी ब्लैक वाटर या डिफरेंट किस्म की वो यानी वैक्सीन हमारे पूरे साल का एक शेड्यूल बना होता है और उस हिसाब शेड्यूल के हिसाब से हम इसको वैक्सीन करते हैं। अच्छा सर, सुबह से लेकर शाम तक अपने जानवरों की रूटीन बता दीजिएगा। अच्छा, हमारे जानवरों की सबसे बड़ी रूटीन ये है कि सुबह के क्लीनिंग से स्टार्ट होता है जी, फिर उसके बाद एट द सेम टाइम मिल्किंग भी चल रही होती है हमारी जी, और उसके बाद ये चारे का है। चारे का हमारा सीन ये है कि हम दिन में, ये बड़ा एक डिफरेंट है कि हम दिन में चारा 4 बार डालते हैं। अच्छा, ये लोग 2 बार डालते हैं, लेकिन हम 4 बार डालते हैं। उससे सीन ये होता है कि जो जानवर है ना वो रेगुलरली खाना खाता है, उठता है, पानी पीता है, बैठ जाता है वो रेगुलरली। और अगर फ़र्ज़ कर लें अगर आप 2 बार डालते हैं और कोई जानवर ज़्यादा खा लें और कुछ जानवर पीछे रह जाए तो उनकी वो जो जिसे कहते हैं एपेटाइट और रोमन में डिस्टर्बेंस हो जाती है। और इसमें हमने देखा कि हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। पहले हम 2 बार डालते रहे और उसमें वेस्टेज भी होता था जी जी। इसमें हमारा वेस्टेज तकरीबन 0 के करीब है या 1% तक होता है, नहीं तो जानवर सारा का सारा फीड प्रॉपर्ली ले लेता है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आम डेयरी फार्मर के लिए ये सवाल बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप माशाल्लाह बड़े मैच्योर पढ़े लिखे हैं, आपके लिए सवाल बड़ा आसान होगा कि तमाम जानवर, आपके पास टोटल कितने जानवर हैं बछड़े डाल के टोटल ओवरऑल? इस वक्त मेरे पास तकरीबन 120 जानवर हैं जी, और जो हमारे बड़े जानवर उसमें 80 बड़े जानवर हैं और माशाल्लाह तकरीबन 95% प्रेग्नेंट है। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम इंशाल्लाह 200 जानवर के पास पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे। अच्छा, रोज़ाना इन जानवरों पर ख़र्चा कितना आता है, प्रॉफिट कितना हासिल होता है? ये बड़ा एक ट्रिकी सा सवाल है। हमेशा या एक बात याद रखें, ये जो डेयरी बिजनेस है इसका प्रॉफिट एक दिन पे नहीं निकलता, पूरे साल के सर्कल पे होता है जी, क्योंकि रीज़न ये है किसी वक्त ये जानवर ड्राई होता है, किसी वक्त ये जानवर हाई यील्डिंग में होता है, वो किसी वक्त होता है। तो इसकी आप जनरल आपको कह सकते हैं कि आपको आफ्टर एन ईयर इसे तकरीबन 25 से 30% इसको मुनाफा एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर आप प्रॉपरली सब कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉफिट है वो आपकी हीफरें हैं, जो आपकी हीफरें आगे ग्रोथ हो रही होती हैं, क्योंकि इसके रिप्रोडक्शन साइकिल को अगर आप ध्यान में रखते रहें तो सबसे बेहतरीन मुनाफा उसका वही है। बेशुमार लोग आपसे मोटिवेट होकर ये काम करना चाहेंगे, क्या मशवरा देंगे? ये सबसे अहम बात है। देखिए, बात सुने कि आप फुली कॉपी मत करें किसी को भी, आप अपनी रिसर्च करें, अपना बजट देखें और आप जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके की कंडीशंस देखें, उसका मिल्क की सप्लाई भी देखें कि वहाँ पे से मिल्क की सप्लाई कहाँ से होगी। सर ये नहीं कि फार्म बना लें, सर ये भी देखें कि वहाँ से मिल्क की सप्लाई कैसी जगह पे, अगर ऐसे जहाँ पे मिल्क की सप्लाई अच्छी नहीं होगी तो वो अगर आप फ़र्ज़ करें मल्टीनेशनल में बहुत कम प्राइस पे देंगे तो उसमें भी वो जानवर आपका शेड फिजिबल नहीं होगा। सर ये बता दीजिएगा कि इतने बड़े फार्म के लिए आपको कितने मुलाजमीन रखने पड़े हैं? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। बेसिकली शेड बड़े की नहीं होती, सीन ये होता है कि आपने शेड डिज़ाइन और उसके आपने अंदर वर्किंग कंडीशंस कैसे बनाई हैं। हमारी ये क्लीनिंग के लिए हम करा बनाया हुआ है जो कि ट्रैक्टर से साफ़ करता है। फीड के लिए हमारे पास प्रॉपर सिस्टम है। तो आप सुन के हैरान होंगे कि दिन के वक्त
इनको चारा डालने और इनकी क्लीनिंग के लिए सिर्फ 2 बंदे चाहिए। ज़बरदस्त। सर आपने इंतहाई मालूमाती बातें हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।